नमस्कार दोस्तों, बीइंग एकेडमी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी यहाँ हमने 6th क्लास की साइंस एनसीईआरटी डिस्कस की है और अब 7th क्लास की साइंस एनसीईआरटी डिस्कस करने जा रहे हैं। और आइए इसका पहला चैप्टर देख लेते हैं। पादपों में पोषण, ये हमारा पहला चैप्टर है। तो आइए जान लेते हैं चैप्टर के बारे में। जैसा कि हम कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, और आप ये भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। और भोजन के ये घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। यहाँ देखिए बताया गया है ये। और जैसे क्या होता है कि सभी जीवों को क्या होती भोजन की आवश्यकता होती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे पादप अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु जैसे मानव और प्राणी क्या होता है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। तो वो क्या करते हैं कि पादपों का आहार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जो पादप आहार करने वाले जो जंतु होते हैं उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे मान लिया कि वे पादपों को आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और क्या होता है कि जैसे मानव तथा अन्य प्राणी जो होते हैं वो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। यहाँ ये बताया गया है। और आइए आगे देख लेते हैं। तो आइए आगे जान लेते हैं। जैसे इसमें दे रखा है कि पादपों में पोषण विधि, ये यहाँ बताया गया पादपों में पोषण विधि। इसमें क्या होता है कि जैसे पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं, तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। जैसे आप जानेंगे जैसे पोषण क्या होता है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये बताया गया है। ये पोषण कहने का मतलब कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि, जो भोजन खाते हैं और भोजन की जो क्रियाकलाप होती, जो विधि होती है, उसको क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब जैसे क्या होता है कि पोषण की वो विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, वो सुपोषण कहलाती है। यहाँ पे देखिए सुपोषण बारे में बताया गया है। सुपोषण कहा जाता है उनको। अब भाई आगे जान लेते हैं कि स्वपोषी क्या होते हैं और विषमपोषी क्या होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं, मतलब कि जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं, और उन्हें विषमपोषी कहते हैं। यहाँ ये बताया गया है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लिया कि ये जो यहाँ स्वपोषी दे रखा है, यहाँ पे ये स्वपोषी है। इसमें क्या होता है कि जो ऐसे पादप स्वपोषी कहते हैं जो क्या होता है कि स्वयं भोजन को स्वयं संश्लेषित करते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें स्वपोषण कहते हैं। और जो जंतु अधिकतर अन्य जीवों या पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। यहाँ ये बताया गया है। अब आइए जान लेते हैं प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, इसमें क्या होता है? अब आइए जान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, और पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। अतः सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुंचने चाहिए, जैसे मृदा में उपस्थित जल, खनिज, जड़, जिसको मूल भी कहते हैं, द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। इसमें क्या बताया गया कि जो मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज होते हैं वो जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है। ये देखिए यहाँ पे बताया गया है। और फिर क्या होता है कि तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, और पत्ती की सतह पर उपस्थित जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उनमें क्या होता है कि रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, और ये रंध्र द्वारा कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। यहाँ बताया गया, देखिए ये जिसमें इसमें बताया गया कि मान लिया कि जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ क्या हैं? मतलब एक खाद्य फैक्ट्रियाँ की तरह काम करती हैं। और जैसे पादपों में जो खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है उनकी पत्तियों द्वारा ही होता है। तो उसमें क्या होता है कि सभी जो कच्चे पदार्थ
मतलब जो पहुँचते हैं उनके पत्तियों द्वारा ही पहुँचते हैं। और जैसे मान लिया कि जो मृदा में जो उपस्थित जो जल होता है, खनिज खनिज होता है, उनको क्या करती हैं, इनके द्वारा जो जड़ें होती हैं, पेड़ की जो जड़ें होती हैं उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और जो मतलब और जो पेड़ के जो तने होते हैं, उनकी पत्तियां होती हैं, ये उनके द्वारा मतलब ये सब पहुंचाया जाता है। और जो क्या होता है कि जो पत्तियों की सतह पर जो उपस्थित सूक्ष्म रंध्र होते हैं, जो सूक्ष्म रंध्र होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड उन रंध्रों के द्वारा पत्तियों में प्रवेश करती है। तो ये रंध्र क्या होते हैं कि जो हैं कि कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। तो ये सब छिद्रों को क्या कहेंगे, रंध्र कहेंगे। यहाँ ये बताया गया है। जैसे क्या होता है कि जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ पत्तियाँ क्या होती है, पत्तियाँ में हरा वर्णक होता है, मतलब पत्तियाँ हरी होती हैं। और जिसको क्या कहते हैं कि क्लोरोफिल पाया जाता है, मतलब क्लोरोफिल के कारण पत्तियाँ हरी होती हैं। और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, मतलब सौर प्रकाश का जो होता है ऊर्जा संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। और इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ ये बताया गया है, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है। जैसे क्या होता है कि जैसे मान लिया प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। जैसे मान लिया क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये क्या होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक होता है। यहाँ देखिए बताया गया है। और जैसे मान लिया कि अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये यहाँ ये बताया गया है। तो इसमें क्या होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण करती हैं। इस मतलब ये जो इस मतलब प्रक्रिया में यही होता रहता है, यहाँ ये बताया गया है। और फिर क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब ये क्या होता है कि जो मंड स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। और पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संपन्न होना दर्शाता है। और क्या है, स्टार्च एक प्रकार का ये कार्बोहाइड्रेट है, इसमें बताया गया है। जैसे मान लिया कि ये कोशिका के बारे में देखते हैं कि कोशिका किसे कहते हैं। इस चित्र में बताया गया है, ये जो चित्र हमारा दे रखा है यहाँ पे, इसके बारे में डिफाइन किया गया है। तो एक बार आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि जैसे मान लिया कि आपने देखा कि इमारतों से, जो इमारतें ईंटों से बनती हैं, जैसे मान लिया इमारत है, ये ईंटें बनती, मान लिया कोई दीवार है या घर है, तो ये ईंटों द्वारा बनती रहती है, ऐसे 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 बनती रहती है। तो इसमें क्या होता है कि और इसी प्रकार क्या होता है कि सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती हैं। ये देखिए ये सब ये हैं, ये सूक्ष्म इकाइयों से जो मिलकर बनती है, जो सजीवों का शरीर होता है सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बनता है, उसे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। अब क्या होता है कि कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, मतलब हम इसको सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। और कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं, और जिसमें क्या होता है कोशिका की पतली जो है बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। कोशिका के बाहर एक पतली बाह्य संरचना होती है जिसके द्वारा वो घिरी होती है, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। जैसे यहाँ पे हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा, ये इसमें ये यही जो है कोशिका झिल्ली होती है। इसमें क्या होता है कि केंद्र में एक जो स्थित इस सुस्पष्ट संरचना होती है जो केंद्रक कहलाती है। ये देखिए यहाँ पे ये जो दे रखा है यहाँ पे ये इसी को क्या कहते हैं, जो केंद्र में एक जो सूक्ष्म संरचना होती है उसको केंद्रक कहते हैं। और केंद्र के चारों ओर से क्या होता है, जेली के एक समान पदार्थ से घिरा होता है, उसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। जैसे मान लिया ये देखिए यहाँ पे ये चित्र में देखिए यहाँ पे ये हल्का हल्का जैसे पानी जैसा कुछ तरल पदार्थ भरा हुआ है, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे कोशिका द्रव्य। ये इसको कहेंगे कोशिका द्रव्य। तो और ये जो बाहर होती है इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो अभी हमने जाना कि कोशिका क्या होती है, कोशिका झिल्ली के बारे में जाना। और जैसे इसमें केंद्रक पाया जाता है और कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो ये हमने जानकारी यहाँ से प्राप्त की है।
जैसे यहाँ जैसे अभी पत्ती के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एक क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का यहाँ एक चित्र दिखाया गया है। ये पत्ती है हमारी। तो यहाँ पे इसका जो है कि इसकी संरचना दिखाई गई है। तो आइए एक बार जान लेते हैं। जैसे मान लिया ये हमारी पत्ती है, ये हमारी पत्ती है। एक मिनट, ये पत्ती है हमारी। अब पत्ती में क्या होता है कि इसमें जो पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म जो है रंध्र होते हैं, जो वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। तो इसमें क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पे ये पत्ती की सतह पर सूक्ष्म रंध्र होते हैं। ये आंतरिक संरचना दिखाई गई है। ये देखिए यहाँ पे रंध्र दिखाई दे रहे हैं। अब क्या होता है कि जो ये रंध्र होते हैं, ये रंध्र क्या होता है, कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ये कोशिकाओं जो है, ये रंध्र कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। और इसमें आगे क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। ये देखिए, ये जो क्लोरोफिल युक्त यहाँ पे संरचना दिखाई गई है, यही बताया गया कि ये पत्ती जो होती है क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं पत्ती में। तो जिससे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होने में आसानी होती है। जैसे यहाँ चित्र में दर्शाया गया है कि मतलब यहाँ पे ये जो छोटी छोटी दिखाई गई हैं, ये क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। और इसमें क्या होता है, इसके बीच में जो है ये रंध्र पाया जाता है। यहाँ ये पत्ती की संरचना दिखाई गई है। यहाँ जैसे इस चित्र के माध्यम दर्शाया गया कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, यहाँ पे ये बताया गया है। ये देखिए, ये चित्र है हमारा, यहाँ दर्शाया गया कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। ये यहाँ पे जैसे यहाँ बताया गया है कि ये सूर्य हमारा है, और ये क्या होता है, ये पौधा हमारा है। और इसमें क्या बताया गया है कि जो ये पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों क्या होती है, पत्तियाँ में एक हरा वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहती हैं। इसके कारण हमारी पत्तियाँ हरी होती हैं। अब क्या कहता है कि ये जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा मतलब ग्रहण करता है, पत्तियों की सहायता द्वारा ऊर्जा संग्रहण करता है। और इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के खाद्य संश्लेषण में होता है। इससे क्या होता है, ये बनता है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। और इसके बाद फिर क्या होता है कि और फिर इस क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ये देखिए यहाँ सूर्य प्रकाश दे रखा है। और मतलब इसलिए इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब इनमें बनता है, और क्या होता है फिर उसके बाद जो यहाँ पे ये ऑक्सीजन बताया गया, ये ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे यहाँ भी दर्शाया गया है, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए पत्तियाँ हरी होती हैं। और जैसे ये जल खनिज, यहाँ पे ये जो अभी बात कर रहे थे जल खनिज के बारे में, ये वहाँ पे देखिए चित्र में दर्शाया गया हुआ है। जैसे यहाँ देखिए बताया गया है, इस चित्र में दर्शाया गया कि विभिन्न रंगों की पत्तियों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखिए कितनी कलरफुल पत्तियाँ हैं। तो अब इनमें कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है यहाँ पे बताया गया है। जैसे ये में देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, कितनी अच्छी पत्ती लग रही है। जैसे यहाँ पे देखिए जानकारी दे रखी है, इसमें बताया गया है कि पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे भाग जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। और मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं, और इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। यहाँ पे बताया गया है। और इसमें आगे बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जैसे मान लिया कि हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण मतलब रंग की पत्तियाँ भी में भी क्लोरोफिल होता है। जो अभी पत्तियाँ दिखा रही हैं वो मतलब रंग बिरंगी पत्तियाँ हैं, उनमें भी मतलब क्लोरोफिल होता है। परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, मतलब अर्थात उनको ढक लेते हैं। तो इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए यहाँ बताया गया है ये
ये जो पत्तियां हैं इन्हीं के बारे में बताया गया है। ये सारी पत्तियां जो दे रखी हैं, ये देखिए सारी पत्तियां हैं, इनके बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि आपने गीली दीवारों पर तालाब तथा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी मतलब जैसे कई जैसे पादप दिखाई देते हैं, तो ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें हम शैवाल कहते हैं। ये जैसे मान लिया आप तालाब में देखा होगा, इसमें जो दीवार या तालाब में जो जहाँ जलाशय मतलब पानी ठहरा रहता है वहाँ कई मतलब पादप दिखाई देते हैं। और ये क्या होता है कि ये जो सामान्यतः जीवों की वृद्धि के कारण होते हैं और जिन्हें क्या कहते हैं, हम शैवाल कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इनका जो हरा रंग होता है, ये हरे रंग के दिखाई देते हैं, इनमें भी क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये हरे दिखाई देते हैं। और शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो यहाँ ये बताया गया है। अब भाई आगे जान लेते हैं। जैसे इसमें ये बताया गया है कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य मतलब जो पादपों के अतिरिक्त जो है इसमें अन्य खाद्य जैसे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कैसा होता है, इसमें ये बताया गया है। ये देखिए यहाँ पे पादपों में कार्बोहाइड्रेट का अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण कैसा होता है। जैसे कि मैंने अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है जो पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं और इनका उपयोग क्या होता है, खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजन पदार्थ होते हैं, जो प्रोटीन होता है उनमें नाइट्रोजन पदार्थ पाया जाता है और जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। अब पादपों को जैसे क्या है कि नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है, यहाँ ये बताया गया है। तो आइए आगे जान लेते हैं इसमें। जैसे मान लिया कि नाइट्रोजन, पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है, तो क्या होता है वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जैसे वायु में क्या होता है कि 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। अब क्या होता है कि ये परंतु पादप इसका शोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। अब मिट्टी में कुछ विषाण मतलब मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जिनके द्वारा उनको नाइट्रोजन प्राप्त होती है, जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में क्या करते हैं, परिवर्तित कर मृदा में मतलब मिला देते हैं। अब ये विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं, तो मतलब जल के द्वारा इन्हें प्राप्त हो जाता है। संभवतः जैसे आपने देखा होगा कि जब भी किसान जो है खेतों में मतलब खाद डालते हैं और उर्वरक डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन के पदार्थ जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार क्या होता है कि अन्य संगठकों के साथ जो है मतलब पदार्थों की जो नाइट्रोजन की आपूर्ति उनकी मतलब पूरी हो जाती है। इसके पश्चात जैसे मान लिया खाद के अन्य संगठक जैसे प्रोटीन एवं वसा का भी संश्लेषण होता है इसी प्रक्रिया में। अब भाई आगे जान लेते हैं कि पादपों में पोषण की अन्य विधियां हैं, मतलब कौन कौन सी विधियां बताई गई हैं कि मतलब पादपों में पोषण कैसे कैसे होता है। जैसे क्या होता है कि कुछ मतलब पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, मतलब दिखाई तो हरे देते हैं लेकिन उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। वो क्या करते हैं कि इसे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषित कैसे करते हैं भोजन, और वो फिर वो कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं, मतलब भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे मनुष्य क्या होता है कि मनुष्य एवं प्राणियों की तरह मतलब पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। वो क्या कहलाते हैं कि वो मतलब जैसे अपना भोजन प्राप्त करना है तो वो क्या इस मतलब विषम प्रणाली का प्रयोग करते हैं। जैसे मतलब कि ध्यान से देखिएगा, अभी एक चित्र दिखाने जा रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे एक चित्र दर्शाया गया है, ये क्या है कि ये परपोषी पादप पर अमर बेल, जैसे मान लिया परपोषी ये पौधा है ये, और इस पर क्या है अमर बेल चढ़ी हुई है। ये देखिए ये पीली पीली सब दिखाई दे रही है, पतली पतली संरचनाएं, ये क्या है इस पर अमर बेल चढ़ी हुई है। अब क्या होता है कि आप ध्यान से देखिए कि जैसे मान लिया कि आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई दे रही है, ये देखिए यहाँ पे। और इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ये हरा है लेकिन क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अब ये अपना भोजन क्या होता है कि उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, मतलब ये भोजन क्या करते हैं, जैसे पेड़ है, ये पेड़ पर जिस पेड़ पर मतलब ये चढ़े हुए हैं
और ये भोजन उसी पेड़ से प्राप्त करते हैं। और जिस पर ये आरोहित होते हैं वो पादप क्या कहता है, परपोषी कहलाता है। मतलब जिस पादप पे चढ़े होते हैं जिस, और वो परपोषी कहलाता है, क्योंकि क्या होता है कि अमर बेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषक से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे इस पर ये चढ़ा हुआ तो इसको क्या कहेंगे, परजीवी कहेंगे। और जैसे मान लिया क्या हम जैसे अन्य जंतु और पादप भी मतलब जो है इसमें बताया गया है कि यहाँ पर जैसे दे रखा है, ये विषम पोषी के बारे में दे रखा है, और इसमें जो है ये परपोषी के बारे में बताया गया है और परजीवी के बारे में बताया गया है। तो इसको एक बार आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा। जैसे यहाँ इस चित्र में दर्शाया गया है, देखिए इस पौधे को ध्यान से देखिए। यहाँ पे इनमें क्या होता है कि ये घटपर्णी का पौधा है। इसमें ये जैसे घड़े एवं ढक्कन की जो संरचना होती है, देखिए यहाँ पर जैसे ये घड़े लगे हुए हैं, ढक्कन जैसी संरचना दिखाई रहती है। तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं कि मतलब ये कैसे पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं। जैसे मान लिया क्या आपने ऐसे पौधों को देखा है तथा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। तो ये क्या करते हैं, पादप जंतुओं का भक्षण करते हैं। जैसे कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं। ये क्या करते हैं, कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा जाते हैं। इनमें एक मतलब एक लार्वा टाइप में पदार्थ पाया जाता है, और जब इसमें कीड़ा फंस जाता है तो ये मतलब ये जो ढक्कन दे रखा है ये बंद हो जाता है और इनको ये निगल जाते हैं, जिसके मतलब कीटों को पकड़ते हैं और फिर उन्हें पचा लेते हैं। कि मतलब बताया गया क्या ये विस्मयकारी नहीं है। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे यहाँ की जो ये घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। ये जो है जो संरचना दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, ये पत्ती का रूपांतरित भाग है। अब पत्ते का शीर्ष भाग जो है घड़े का ढक्कन बनाता है, और घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जैसे मान लिया कि अब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो ये उसके रोमों के बीच में फंस जाता है। ये जो पाए जाते हैं ना, ये इसमें रोम पाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, चिपक जाता है। और घड़े में उपस्थित एक क्या होता है, पाचक रस द्वारा कीटों को पाचन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो इसमें एक पाचक रस पाया जाता है और उसी में ये फंस जाता है और कीटों को मतलब खा लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं। तो ऐसे जो पादप होते हैं मतलब क्या कहलाते हैं, कीट भक्षी पौधे कहलाते हैं, कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र में दर्शाया गया है, ये देखिए यहाँ पे बताया गया है इसके बारे में। तो इसको आप लोग एक बार देख ही गया। अब जैसे क्या होगा कि इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे इस तरह के पौधों के मतलब जो है कि एग्जाम्पल जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं, तथा सनड्यू कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। तो वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू कीटभक्षी, ये मतलब दो उदाहरण हैं। तो यहाँ से ये जानकारी हमें प्राप्त हुई। अब हम आगे मृतजीवी के बारे में पढ़ेंगे, मृतजीवी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें ये बताया गया है, अब आइए जान लेते हैं कैसे क्या बताया गया इसमें। और जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि क्रियाकलाप के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। जैसे मान लिया कि ब्रेड या डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। जैसे मान लिया ये ब्रेड है, इसका मैंने टुकड़ा लिया और इसको जल में भिगो लिया। इसको क्या किया कि किसी नम्य मतलब जो उष्ण गर्म स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए, और मतलब इसको उस समय तक रखना मतलब रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोएं जैसी कुछ संरचनाएं न दिखाई दें। जैसे अब उस पर संरचनाएं कुछ दिन बाद दिखाई देने लगेंगी, तो और जैसे मान लिया कि जो उस पर रोएं जैसी संरचना दिखाई देने लगें, तो ये क्या होता है कि जैसे ये जो संरचनाएं हैं ये हरे भूरे अथवा किसी अन्य रंग के धब्बों के रूप में हो सकती हैं। जैसे मान लिया इस कलर की दिखाई देंगी। और जब इसको मतलब किसी लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से मतलब देखते हैं, तो इसमें क्या है कि ये जो आपको दिखाई देंगे इसमें मतलब कि आपको रुई के धागों के समान कुछ संरचनाएं दिखाई पड़ेंगी। तो इन संरचनाओं को हम क्या कहेंगे कि ये जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं, जो इसमें दिखाई देंगे। जैसे मान लिया घर पे आप ब्रेड देखा होगा, तो उसमें ब्रेड ख़राब हो जाती है तो उसमें संरचनाएं दिखाई देती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कवक या फंजाई कहलाते हैं।
देखिए यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया हुआ है, ये यहाँ पे। अब इसमें क्या होता है कि अब ये भोजन कैसे प्राप्त करते हैं कवक तथा फंजाई। तो जैसे इसमें पोषण प्रणाली की जो है इसकी विधि मतलब भिन्न प्रकार की होती है। ये क्या करते हैं कि मृत एवं विघटनकारी मतलब सड़ने वाली वस्तु जैसे जैव पदार्थ की सतह पर कुछ जो है पाचक रस का स्राव करते हैं, मतलब कुछ जो है पाचक रस छोड़ते हैं, जिससे वे विलयन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और तत्पश्चात वे इस विलयन को भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। मतलब मुझसे जो विलयन के रूप में मतलब पदार्थ निकलता है, पाचक रस निकलता है, उससे क्या करते हैं भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। अब क्या होता है कि ये तत्पश्चात इस विलयन को भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत या एवं विघटित जैविक पदार्थों से भोजन या पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी पोषण कहते हैं। अब मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधों को मृतजीवी कहलाते हैं। ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ बताया गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग एक बार, तो इसके बारे में यहाँ से ये जानकारी प्राप्त होती है। अब क्या होता है कि जैसे कवक फंजाई और कहाँ पाए जाते हैं, ये जैसे अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो मतलब जहाँ पे थोड़ी नमी पाई जाती है या थोड़े उष्ण होते हैं, मतलब गर्मी पाई जाती है। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं, मतलब ये वर्षा ऋतु में अधिक तेज़ी से उत्पन्न होते हैं। इस कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं, जिससे उसमें क्या होता है कि वो खराब हो जाती हैं। और जैसे मान लिया कि सामान्यतः कवकों के बीजाणु में उपस्थित होते हैं और जब वे किसी जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठ जाते हैं तो वह नम एवं उष्ण हो तो वह अंकुरित होकर नए कवक का जन्म दे देते हैं। और इसमें जैसे मान लिया फफूंदी लग गई है तो उसमें क्या होता है कि ये धीरे 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 ये अंकुरित होते हैं और नए कवक को जन्म देते हैं। तो यहाँ ये बताया गया है। जैसे मान लिया कि इसमें देखा होगा कि जैसे जब भी कोई सामान मतलब वस्तु खराब होती है तो उसमें मतलब फफूंदी टाइम में कुछ लग जाती है, तो मतलब हम इसको आसानी से देख सकते हैं। अब जैसे इसमें जानेंगे सहजीवी संबंध क्या होता है। अब सहजीवी संबंध में क्या होता है कि जैसे कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ मतलब बांटते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है। और जैसे उदाहरण के लिए मतलब जैसे कुछ कवक या क्या होता है कि वो वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, मतलब जो कवक होते हैं वो वृक्षों की जड़ों में पाए जाते हैं और वृक्ष कवकों को पोषण प्रदान करते हैं और बदले में उन्हें क्या होता है कि जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। तो ये मतलब इस संबंध के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। अब जैसे क्या है होता है कि जिसमें क्या होता है कि जैसे लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदारी होते हैं। इनमें क्या होता है कि एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। और शैवाल क्या करता है कि जिसमें शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्या होता है क्लोरोफिल नहीं उपस्थित होता। और कवक क्या करता है, शैवाल को रहने का स्थान देता है, जल एवं पोषक तत्व मतलब उपलब्ध कराता है, तथा बदले में शैवाल क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य को कवक देता है। तो इसमें यह प्रक्रिया होती है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जैसे एक लाइकेन कहे जाने वाले, इसमें लाइकेन कहे जाने वाले यहाँ जैसे बताया गया है इनमें इन बिंदुओं में कि जैसे लाइकेन कहे जाने वाले जीवों में मतलब दो भागीदारी होती है। इसमें एक जैसे मान लिया एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। अब जैसे शैवाल क्या करता है मतलब एक दूसरे की मतलब सहायता कैसे करते हैं। जैसे शैवाल में क्या होता है कि क्लोरोफिल उपस्थित होता है और मतलब कवक में क्या होता है क्लोरोफिल नहीं होता है। तो जो है कवक क्या करता है शैवाल को रहने का स्थान देता है, मतलब कवक जो है शैवाल को रहने का स्थान दे देता है और कवक के साथ मतलब शैवाल रहता है। और इसमें क्या होता है कि जल एवं पोषक तत्व ये जो है कवक जो है शैवाल को जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है और फिर शैवाल क्या करता है इसके बदले में जो कार्बन मतलब प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो संश्लेषित मतलब खाद्य पदार्थ होते हैं वो कवक को दे देता है। तो इसमें ये प्रक्रिया होती रहती है।
अब भाई आगे जान लेते हैं कि जैसे मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। यहाँ पर जैसे आई जान लेते हैं, यहाँ बताने की कोशिश की गई है। जैसे क्या होता है कि जैसे पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। अब भाई ये जान लेते हैं क्या होता है इसमें। अब जैसे पादपों को क्या होता है, प्रोटीन बनाने के लिए सामान्य नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। जैसे पादपों को जब नाइट्रोजन होती है तो मतलब प्रोटीन के लिए सामान्य नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और फसल कटाई, जब फसल मतलब काटी जाती है तो जो मृदा में नाइट्रोजन पाई जाती है तो मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। अब ये क्या करते हैं, जैसे मान लिया कि वायु में नाइट्रोजन की जो गैस है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। जैसे क्या है कि पेड़ पौधे इसका उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। जैसे पौधे क्या होता है, नाइट्रोजन को विलेय रूप में अवशोषित कर सकते हैं, मतलब ये डायरेक्ट नहीं ले सकते। जो पौधे होते हैं वो विलेय रूप में नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे कुछ जीवाणु होते हैं जो राइजोबियम कहलाते हैं। वो क्या होते हैं कि जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे इस जीवाणु काम क्या है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है उसको क्या करते हैं, विलेय पदार्थों में मतलब परिवर्तित कर देते हैं। और परंतु क्या होता है कि राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। और ये कहाँ पाए जाते हैं, जैसे चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों के जड़ में ये मतलब उपस्थित रहते हैं। और उनको क्या करता है कि नाइट्रोजन की आपूर्ति कराते रहते हैं। जैसे अधिकतर क्या है कि फलीदार पादपों से ये मतलब ये जो राइजोबियम पाया जाता है अधिकतर फलीदार पादपों से पाया जाता है। जैसे इसके बदले क्या होता है कि पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। और इस प्रकार दोनों में मतलब उनमें सहजीवी संबंध बना रहता है, यहाँ पे बताया गया है ये। जैसे सहजीवी संबंध के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। जैसे वहाँ पे हम लोग ये एक एग्जाम्पल दिए थे सहजीवी का, ये शैवाल और कवक वाला। यहाँ पे जैसे मतलब यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल राइजोबियम और पादपों के बारे में, पौधों के बारे में क्या होता है। जैसे पादप क्या होते हैं कि मतलब डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं प्राप्त करते हैं। तो ये मतलब क्या होता है कि उन जैसे कुछ फलीदार पौधे होते हैं तो उनकी जड़ों में ये एक राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। तब ये क्या करता है कि ये जो है राइजोबियम जो क्या करता है कि पादपों को मतलब कैसे प्राप्त हो नाइट्रोजन, तो उनके लिए क्या करता है कि ये जो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है उसको मतलब विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है, जिससे पादपों को जो है कि ये मतलब नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है। और फिर क्या होता है कि जो पादप क्या करते हैं, जो फलीदार पौधे होते हैं ये उनकी जड़ों में उपस्थित रहता है। ये जैसे चना, मटर, मूंग तथा सेम अन्य फलीदार पादपों की ये जड़ों में उपस्थित रहता है। और ये उनको नाइट्रोजन आपूर्ति कराता है। और ये उनकी जड़ों में जो है मतलब ये आवास मतलब प्रदान मतलब ये पौधे क्या करते हैं, अधिकतर जो फलीदार पौधे होते हैं इसको क्या होता है, इसके बदले में पादप जो है राइजोबियम को जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार इनमें सहजीवी संबंध बना रहता है। अब भाई आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है इसमें। जैसे यहाँ पे कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ दी गई हैं। यहाँ पर जैसे दे रखा सोफ्योसी, एक यहाँ जैसे बताया गया सोफोसी दे रखा है, क्लोरोफिल और विषमपोषी, परपोषी, कीटभक्षी पादप, पोषक, परजीवी, प्रकाश संश्लेषण यहाँ सब बताए गए हैं। मृतजीवी, रंध्र, सहजीवी संबंध, कवक। तो इन जो भी शब्दावलियाँ दी गई हैं इनके बारे में इस चैप्टर में लगभग सभी शब्दावलियाँ डिस्कस की जा चुकी हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग इन शब्दावलियों को अपनी कॉपी में नोट कीजिए और इनको अपने शब्दों में डिफाइन करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप लोगों की समझ विकसित हो सके। इसके साथ साथ आपको जो मेंस में राइटिंग लिखने के लिए कोई टॉपिक आएगा तो उसमें ये शब्दावलियाँ आप महत्वपूर्ण योगदान देंगे उस समय। अब भाई जान लेते हैं चैप्टर के सारांश के बारे में। जैसे इसमें बताया गया कि सभी जीवों की खाद्य मतलब सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वो अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है। और जैसे मान लिया कि हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। देखिए यहाँ पे ये बताया गया है पॉइंटों में। और जैसे मान लिया कि जैसे हरे पादप होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है कि क्लोरोफिल एवं सूर्य प्रकाश अनिवार्य होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। कार्बोहाइड्रेट जैसे
जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। यहाँ ये देखिए हम बताने की कोशिश की गई है, तो इसको आप लोग जूम करके देख लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है, यहाँ पे बताया गया है। और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है, यहाँ पे बताया गया है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं और मृतजीवी वो क्या कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जीव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो वहाँ एक चित्र दिखाया गया था। और कुछ पादप अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, अतः उन्हें क्या कहते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद।